So this is your lecture 1 of your first unit. जैसे अभी हमने बात की हमारी फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं इसमें योर रिव्यू ऑफ 8051 आर्किटेक्चर एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सो 8051 आपने पढ़ा हुआ है बट जस्ट लेट अस गो थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ 8051 जो ब्लॉक डायग्राम है और आर्किटेक्चर है 8051 वेरी क्विकली. बट बिफोर दैट आई होप यू ऑल रिमेंबर these features of 8051. सबको याद होगा. वाइवा इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. So firstly you have on-chip ROM 4 kilobytes, RAM 128 bytes, 2 timers हमारे होते हैं इसमें T0 and T1. If you remember we have 4 ports, each port has 8 pins. So we have total 32 input output pins. सीरियल पोर्ट हमारा एक होता है जिससे हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं. आप लोगों को ध्यान होगा PXD and RXD. And we have interrupt sources for interrupts, right, for generating interrupts. And then ISR जो होता है उसमें हम आपके interrupt की functioning लिखते हैं, whatever we want to do whenever the interrupt is generated. All right. So these are the features of 8051 which you should know by now. And now let's look at the architecture of 8051. ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, बिल्कुल ही सिंपल आर्किटेक्चर है. ये आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में अपने लर्न भी किया होगा फॉर योर एग्जाम्स. सो इफ यू कैन सी हियर हमारे पास ये सब बॉक्सेस है, राइट. ऑलराइट, सो वी हैव सम कंपोनेंट्स हियर जो कि हमने डब्बों से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं. सो बेसिक फर्स्ट आपका CPU हो गया, ये आपके बस हो गए, दिस इज योर बस कंट्रोल. ऑन चिप रोम, ऑन चिप रैम जिसका साइज अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था. देन योर टाइमर्स, दीज एक्चुअली कम अंडर पेरिफेरल्स. टाइमर हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, ठीक है, इसमें इतने ही पेरिफेरल्स हैं आपके. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए फॉर कम्युनिकेटिंग विद रियल वर्ल्ड एंड ऑसिलेटिंग. सो वन बाय वन इनके हम लोग क्विकली डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, व्हाट फंक्शनिंग दे डू, व्हाट पर्पस दे फुलफिल. सो CPU you all know it is the central processing unit. जैसे आपने 8085 में इसका एक्सटेंसिवली आपने 8085 में देखा था आर्किटेक्चर एंड ब्लॉक डायग्राम. सो CPU हैज लॉट ऑफ रजिस्टर्स, ALU, ठीक है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एवरीथिंग इज देयर. सो ऑल प्रोसेसिंग इज डन बाय अ CPU. ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर में भी एक CPU प्रेजेंट है, ठीक है. सो ये जो भी आपका ROM है, जो भी प्रोग्राम मेमोरी उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपके CPU में जाते हैं and it fetches, the CPU fetches, decodes and executes that instruction, right. तो ये आपको पता ही है. CPU की हमें यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है because that you have done already in 8085 कि कैसे आपका एक माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है. So only some basic 2-3 lines are sufficient here. Then coming to interrupts, you all know what are interrupts. सबको interrupt की अब तक definition पता होनी चाहिए, ठीक है, कि interrupts क्या होते हैं, कैसे generate होते हैं, और जब generate होते हैं then what happens. Subroutine is called that performs the function or whatever work needs to be done for which the interrupt was generated, ठीक है. So basically interrupts they provide a method to postpone or delay the current process. ये सबको ही पता है, जो भी करंट प्रोसेस होगा इट गेट्स सस्पेंडेड. जो भी सब रूटीन है, जो भी टास्क है, जो भी काम करवाना है इंटरप्ट के थ्रू, वो पहले काम परफॉर्म होता है. एंड देन योर प्रोसेस दैट वाज पोस्टपोन्ड, जो भी आपका नॉर्मल वर्क था जो कि ऑन होल्ड था, दैट रिज्यूम्स. सो हमें कुछ पता है, हम लोगों ने ये भी देखे हैं इंटरप्ट्स, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स दैट आर देयर इन योर 8051. योर टाइमर 0, TF1 interrupt, INT0, INT1, इस पे हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए हैं if you remember in your last semester. And serial communication interrupt, right. Then coming to the memory, मैं simply
सब कंपोनेंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, आपको इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है सच। तो मेमोरी हमारे पास ऑब्वियसली दो टाइप्स की है, हमने फीचर्स में भी देखा था। वी हैव योर रैम दैट इज 128 बाइट्स। तो जितने भी आपके टेम्पररी स्टोरेज है, जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं रैम में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमारे रजिस्टर्स 8051 वाले, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डेटा रैम। जो हमारे रजिस्टर बैंक होते हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर RAM, ठीक है। Then we have a 4 kilobyte ROM. So in this ROM you can store data and obviously जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो आपको माइक्रो कंट्रोलर में कुछ एप्लीकेशन आपको करवानी है, so you will write the program, वो प्रोग्राम भी आपके इस मेमोरी में स्टोर होता है। That is your on chip ROM where your data can be stored or and your instructions and program code is stored, ठीक है। So this is your memory, and if you remember, this 4 KB ROM can be extended up to 64 KB ROM. हम लोग external memory लगा सकते हैं, but 8051 because it has a 16-bit address bus only, so it will support up to maximum of 64 kilobyte memory. So external memory के through हम इसकी memory capabilities बढ़ा सकते हैं, whether RAM or ROM. Then we come to bus. Bus आपको पता ही है what is bus. You can see the bus controllers here and these are your buses. So buses are nothing but group of wires which are used for communication. इससे आप data transfer करते हैं. It can be data bus also, it can be address bus. Address bus आपका 16 bit है and data bus आपके 8 bit है in 8051. Same as your 8085 microprocessor. Data bus obviously data transfer करती है to and from the microcontroller, and address bus क्या करेगा, address location स्पेसिफाई करता है कि कौन सी मेमोरी की किस एड्रेस लोकेशन से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव address bus which is 16 bit and we have data bus which is 8 bit, since 8051 is a 8 bit microcontroller. Then coming to another important part, that is oscillator. Now digital systems जितने भी होते हैं जनरली आपके, they are clock, they are synchronous, okay. अगर हम इन टाइप के डिजिटल सिस्टम्स की बात करें जहाँ पे आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वर्किंग टुगेदर, दिस इज एन एंटायर सिस्टम एंड इट हैज सो मेनी कंपोनेंट्स जो यूज हो रहे हैं एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू गिव यू सम आउटपुट। तो ऑब्वियसली इन सबके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन, कुछ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सो फॉर दैट वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ क्लॉकिंग मैकेनिज्म, क्लॉक। So that clock is provided by this oscillator, ठीक है। सो इसमें आपका एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगेगा that will provide your clock frequency, ठीक है। Then coming to ports, ports also जैसे हमने फीचर्स में डिस्कस किया था, you already know we have 4 ports, P0, P1, P2, P3। P0, P1 में आपको पता ही है एड्रेस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स रहती है। So each port is 8 bits wide, every port has 8 pins, so you have total of 32 pins, input output pins available in 8051 for input output operations. फिर हम पेरिफेरल्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइमर्स अवेलेबल है, दिस आल्सो वी हैव स्टडीड इन लास्ट सेमेस्टर, टू 16-bit टाइमर्स फॉर टाइमिंग एंड काउंटिंग इवेंट्स। जनरली टाइमर्स का यही काम होता है। देन वी हैव अ सीरियल पोर्ट आल्सो, सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। UART जो आपका होता है दैट इज TX एनालिसिस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ये सब हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे हम इंटरफेसिंग करते हैं। तो दिस इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो यू हैव अ सीरियल पोर्ट हियर, TXD एंड RXD। तो ये UART पे बेस्ड है सीरियल पोर्ट, मीनिंग basically the communication is done here on two lines, TXD for transmitting and RXD is for receiving। ये हम लोगों ने आपके माइक्रो प्रोसेसर में भी देखा था when we looked at
एन एक्सटर्नल पेरिफेरल जिसके थ्रू हमने सीरियल पोर्ट कैपेबिलिटीज ऐड की थी अपने माइक्रो प्रोसेसर, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर यूआर्ट बेस्ड जो है हमारा दैट इज टू लाइन कम्युनिकेशन, दैट इज RxD and TxD, not TX and Rx, and this is asynchronous communication. इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है UART, asynchronous का मतलब अगर मैं दो डिवाइसेस या दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ देन सो देन व्हाट हैपेंस, इसकी क्लॉक कुछ और हो सकती है, इसकी क्लॉक कुछ और हो सकती है, मीनिंग दे आर नॉट कॉमन। ऑब्वियसली दोनों को सेम डेटा रेट मेंटेन करना पड़ेगा बट दे डोंट हैव द सेम क्लॉक। दिस डिवाइस कैन हैव अ सेपरेट क्लॉक, दिस डिवाइस कैन हैव अ सेपरेट क्लॉक, बट यस अगर ये किसी पर्टिकुलर रेट पे भेज रहा है, सपोज 9600 बिट्स पर सेकेंड, 4800 बिट्स पर सेकेंड, इसको भी अपनी ट्यूनिंग उसी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी सो दैट जो भी ये डेटा भेजे वही डेटा ही रिसीव करे, मिसमैच नहीं होना चाहिए डेटा का। बट पॉइंट हियर इज असिंक्रोनस इसलिए क्योंकि इसकी क्लॉक कोई और सोर्स है और इसकी क्लॉक कोई और सोर्स है, दे डोंट हैव एनी कनेक्शन। So this was all about your 8051 architecture जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, but we reviewed it very quickly and हम लोगों ने इसको asynchronous serial communication पे end किया है, जिससे हम अपने next topic पे आएंगे synchronous communication, ठीक है। So it's a very small topic, ज़्यादा बड़ा नहीं है। So अभी asynchronous communication में हम लोगों ने क्या देखा, that your clock sources are separate, but synchronous communication में क्या होगा, that you can see here two or more devices, it is not necessary that you only have two, you can have more than two also, they exchange data sharing a common clock line, so this is important, ठीक है। so इनकी जो clock line होगी that is same, meaning दोनों को जो clock मिल रही है वो same source से मिल रही है। Let me give you an example here. वैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन गूगल पे देखोगे असिंक्रोनस या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, तो एक्चुअली नॉर्मल टर्म्स में, नॉन माइक्रो कंट्रोलर या नॉन एम्बेडेड सिस्टम्स टर्म्स में सिंक्रोनस या असिंक्रोनस का ये मतलब होता है जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आई एम टॉकिंग टू समवन एंड ही कैन लिसन टू मी एंड रिप्लाई बैक एट द सेम टाइम, ठीक है। और दिस इज काइंड ऑफ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस की मैं बात करूं जैसे ईमेल हो गया, सो आई सेंड एन ईमेल टू समवन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल इमीडिएटली रिप्लाई बैक टू मी, वो कभी भी अपना देख सकता है और वो मुझे रिप्लाई बैक कर सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। हमारे में कोई वी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग और व्हेन वी आर कॉन्फ्रेंसिंग देन वी आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सो in layman terms this is your synchronous and asynchronous communication, बट अगर हम माइक्रो कंट्रोलर्स या एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करते हैं या डिवाइसेस की बात करते हैं जहाँ पर क्लॉक्स इन्वॉल्व है डिजिटल सिस्टम्स में, देन द डेफिनेशन चेंजेस इन द सेंस हम क्लॉक्स की टर्म में डेफिनेशन देते हैं। सो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हियर इट मींस टू और मोर डिवाइसेस शेयर अ कॉमन क्लॉक टाइम। फिर से यहाँ पर दो डिवाइसेस बनाता हूँ, सपोज इनके बीच में डेटा इससे ट्रांसमिट हो रहा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पी एंड आर, ट्रांसमिट इससे हो रहा है, रिसीव इससे हो रहा है, ऐसे ही ये अपने ट्रांसमिट पिन से ट्रांसमिट कर रहा है और ये आर से रिसीव कर रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली यूआर्ट, बट अगर मैं इन दोनों की क्लॉक कॉमन कर दूं, मीनिंग एक ही सोर्स इन दोनों को क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है, then this will be kind of a synchronous communication, ठीक है। सिंपल synchronous communications में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लुक एट सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जिसमें आपको पता चल जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आर दे सिंक्रोनस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम असिंक्रोनस।
तो जनरली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमारे पास एक मास्टर डिवाइस होती है। मास्टर डिवाइस मीनिंग जो कि क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यू कैन हैव मेनी डिवाइसेस राइट इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, 2 3 4। अब अगर मैं इसका कम्युनिकेशन इसके साथ और इसके साथ कर रहा हूँ, किसकी क्लॉक हमारी सोर्स रहेगी, कौन सी क्लॉक है जो सबको सोर्स करेगा। तो इफ आई टेक दिस एज मास्टर, इसकी जो क्लॉक होगी, जो भी क्लॉक इसको मिल रही है, ठीक है, यही क्लॉक आपके बाकी सब डिवाइसेस में भी जाएगी। So that is why we generally call this as master, क्योंकि यही क्लॉक को कंट्रोल कर रहा है। सपोज इसकी क्लॉक 10 मेगाहर्ट्ज की है, so this 10 megahertz clock is being provided to this also, this also, this also, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, slaves। S से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। So this will be a sort of a master slave communication, जहाँ पर एक मास्टर है, सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है, बिकॉज दोनों की सेम क्लॉक है, लेकिन क्लॉक किसकी यूज हो रही है, मास्टर की, ठीक है। So the devices are synchronized because they share a common clock, and this also ensures the data is set up and sampled at correct times, क्योंकि हम डिजिटल डेटा भेज रहे हैं, so you all know कि data has to be sampled. So sampling will be easier and it will be accurate if your clock sources are same, obviously, ठीक है। सो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का हमारा बेनिफिट क्या हुआ, इट विल बी रिलायबल, इसमें इनएक्यूरेसीज एंड एरर्स विल रिड्यूस क्वाइट अ लॉट एज कंपेयर टू असिंक्रोनस। लेकिन डाउन साइड आपकी क्या होगी इसमें, ऑब्वियसली योर सिस्टम इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव, आपको एक्स्ट्रा पिन्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, राइट, in order to provide the clock। जैसे आप अगर इसमें देखो, दिस वाज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो हमने सिर्फ यहाँ डिस्कस किया था, 2 पिन से काम हो रहा है, TX RX, TX RX, बट हियर वी रिक्वायर एक्स्ट्रा पिन्स बिकॉज हमें क्लॉक की भी पिन डालनी पड़ेगी, राइट। सो पिन्स आपको डालना पड़ेगा, आपका साइज इंक्रीज होगा, बोर्ड साइज इंक्रीज होगा, सो यस यू विल हैव सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, बट अगर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है एंड यू want your communication to be reliable, then yes, synchronous communication ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो synchronous communication जो हम लोग 2 protocols mainly पढ़ेंगे आपके syllabus में, you will study it here also theoretically, and then you are going to implement those protocols also on MSP 430. So they are SPI and I2C. So हम लोगों ने TX RX UART based communication protocol already पढ़ा हुआ है, so we are not going to discuss that as such here, but yes, we will implement that protocol using MSP 430। वहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, बट अभी हमें SPI और I2C को थ्योरेटिकली पढ़ना है कि इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, why are they synchronous, are they master slave, कैसे इनकी इंटरफेसिंग होती है, ऑलराइट, what are their frame sizes, every frame में क्या क्या डेटा जाता है, how does the master communicate with slave, alright। So all these things we are going to study in your SPI and I2C communication protocols।